नेशन न्यूज में सबसे पहले आज आपको दिखाते हैं कैसे मुंबई से सटे भिवंडी में कांग्रेस के स्थानीय नेता को उन्हीं के घर की चौखट पर मार डाला गया। हथियारों से लैस बदमाशों ने पहले उन्हें गोली मारी और फिर तलवार से वार किया और यह सब कुछ कैद हुआ एक सीसीटीवी कैमरे में। रात के सन्नाटे में मौत की चीख, घर की चौखट पर पहले मारी गोली, फिर तलवार से ताबड़तोड़ हमला। मुंबई से सटे भिवंडी से आई ये तस्वीरें डराती हैं। सीसीटीवी में कैद इन तस्वीरों को देखिए। रात के करीब 9:43 हुए हैं। मनोज म्हात्रे अपने घर की ओर बढ़ रहे हैं और तभी उनके पीछे गोली चलती है और मनोज नीचे गिर पड़ते हैं। ठीक उसी वक्त उनके पीछे ये हमलावर बंदूक ताने खड़ा दिखता है। गोली लगने से मनोज बुरी तरह जख्मी होकर तड़पने लगते हैं, लेकिन हमलावर यहीं नहीं रुकते। इसके बाद जख्मी मनोज म्हात्रे पर तलवार से एक के बाद एक कई वार किए जाते हैं। बदमाशों के लगातार वार से मनोज को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। वो तड़पते रहते हैं, लेकिन हमलावर उन पर वार करते रहते हैं। जख्मी मनोज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। कौन है ये हमलावर? तस्वीरों में हमला करते सिर्फ 2 लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमलावर सिर्फ 2 ही थे या फिर उनके कुछ और साथी भी वहां मौजूद थे? बदमाशों ने अपना चेहरा ढक रखा है, इसलिए उनकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। डॉग स्क्वाड की मदद से हत्याकांड का सुराग तलाशने की कोशिश भी हुई, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथ खाली है। मनोज म्हात्रे करके है, उनके ऊपर ये हमला हुआ है। ये अभी बहुत प्राइमरी है, हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं, उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मनोज इलाके में कांग्रेस के दबंग नेता के तौर पर जाने जाते हैं। वो महानगर पालिका में सभागृह नेता थे और कांग्रेस के ग्रामीण जिला अध्यक्ष भी। तो क्या ये एक सियासी हत्या है या फिर किसी पुरानी रंजिश का नतीजा? पुलिस के सामने कई सवाल हैं। जिस तरह उन पर हमला हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि हत्यारे वहां घात लगाकर बैठे थे। मुमकिन है कि उन्हें मनोज के आने जाने की खबर भी रही हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर हत्या के पीछे कारण क्या है? हत्यारे कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं या फिर कोई और? फिलहाल पुलिस के पास सुराग के तौर पर सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। इसके जरिए पुलिस कत्ल की इस खौफनाक गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पहले घात लगाकर गोली मारी, फिर तलवार से किया वार। ये जघन्य अपराध हुआ है और पुलिस एक बार फिर से जांच की बात कह रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज की दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की वोटिंग हुई और उत्तराखंड में 69 सीटों पर वोट डाले गए और अब दंगल तीसरे चरण को लेकर है। बुधवार को रैलियों का घमासान रहा। मुलायम परिवार के गढ़ कन्नौज में पीएम मोदी गरजे तो उन्नाव में अखिलेश और बाराबंकी में राहुल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। तो आइए आपको दिखाते हैं आज बुधवार के दिन के रैलियों के रंग। यूपी को देखो तो अब होता है उसका रेडियो में मन की बात। आज मैं यूपी का अगर खाता खोलूं, हमने दबाव डाला, कोई जान पाया भारतीय जनता पार्टी की मन की बात। कहीं अप नजर नहीं आता है, सब कुछ डाउन नजर आता है। कब करोगे काम की बात? काम बोलता है कि कारनामे बोलते हैं। देश की सबसे बड़ी सड़क बनने जा रही है। तू मुझे सुना, मैं तुझे सुनाऊं। करते करते सब अपनी सुना गए। कन्नौज से लेकर बाराबंकी तक रैलियों का घमासान रहा। कुछ बातें अपनी हुई और कुछ सियासी विरोधियों की। तो सबसे पहले देखिए कन्नौज में अंदाजे मोदी और उन्नाव में अखिलेश का सियासी वार पलटवार। समाजवादियों के साथ कांग्रेस साथी भी आ गए। अब तो कम से कम कंफ्यूजन खत्म हो गया। जो दुविधा थी थोड़ी बहुत, बताओ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के वो दुविधा खत्म कर दी कि नहीं कर दी? तीसरे चरण तक जब तक चुनाव आएगा, जैसे हमारा एक्सप्रेस वे चल रहा है रफ्तार से, उससे ज्यादा रफ्तार से हमारी साइकिल यहां पर चलेगी। और याद रखना, जो साइकिल से छूटे वो फिर पता नहीं लगेगा कहां रह गए। पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाया, लेकिन कुछ सीटें जहां 2 कुनबे के लोग लड़ रहे थे, आपने आंख की शर्म के कारण उन पर कृपा कर दी और वो 2 कुनबे ही इस बार इकट्ठे होकर के आपके सपनों को कुचल कुचल करके
सत्ता हथियाने के लिए मैदान में आए हैं। वोट वोट के लिए वार है, गरीबों की रोटी पर भी रार है। कन्नौज में पीएम मोदी मुलायम परिवार पर हमलावर नजर आए। 30 की रोटी में 3 तेरे और 27 मेरे का फलसफा समझाते दिखे, तो उधर बाराबंकी में राहुल युवाओं के रोजगार का सवाल उठा रहे थे। कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दिया। उत्तर प्रदेश सरकार को कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे, आपके यहां इतने गरीब परिवार हैं, इनको खाना खिलाने के लिए पैसे लगाइए, उनकी सूची बनाइए। अभी तक आप कौन गरीब है, किसको सस्ते में खाना मिलना चाहिए, उसकी सूची भी नहीं दे पाए, सूची भी। राहुल के पास वैसे भी अब अखिलेश सरकार पर सवाल दागने का अधिकार तो रहा नहीं, इसलिए वो केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमलावर हैं और अखिलेश अपनी कामयाबियों का बखान करते नहीं थकते। हैरानी तो तब हुई जब पीएम ने कन्नौज की धरती पर ओडिशा की जीत का राग छेड़ दिया। नोटबंदी के बाद निकाय चुनाव की कामयाबियों का गुणागणित करने लगे। सवाल वोट का है तो जीत का फॉर्मूला तो खोजना ही होगा। टीम न्यूज़ नेशन। उधर लखनऊ में आज मुलायम परिवार की दोनों बहुएं एक साथ एक मंच पर नजर आईं। देवरानी अपर्णा के लिए जेठानी डिंपल यादव ने वोट मांगे। एक मंच पर दोनों बहुओं को देखकर कार्यकर्ताओं का जोश भी दोगुना हो गया। मंच से अखिलेश के समर्थन में नारे लगे और डिंपल बड़े सधे अंदाज में देवरानी के बहाने अखिलेश के हाथ मजबूत करने की अपील करती हुई नजर आई। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्या मन बनाया है आप लोगों ने? जो भी घोषणा पत्र आई हो 2012 की, हमने उसको जमीन पे उतारने का काम किया है। हमने ऐसा संतुलन बनाने का काम किया है जहाँ पे हमने अपने गांव का विकास तो किया है, लेकिन अपने शहरों को भी हम लोगों ने पीछे नहीं छोड़ा है। इसी उम्मीद, इसी भरोसे के साथ ये अब आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप साइकिल का बटन दबाते हैं और अपने भैया को और मजबूत बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। तो खबरों का बाजार तो ये कहता था कि डिंपल और प्रियंका संग संग रोड शो करती और वोट मांगती नजर आएंगी, लेकिन कम से कम वो नहीं तो एक मंच पर अपर्णा और डिंपल तो नजर आई हैं। अब आपको दिखाते हैं वोटर के जोश की तस्वीर। पहली तस्वीर बरेली की है, जहां शादी के जोड़े में ही एक कपल वोटिंग करने पहुंचा। दूसरी तस्वीर रामपुर की है, जहां वोटर्स को गुलाब के फूल दिए गए, उन्हें प्रोत्साहित किया गया। और तीसरी तस्वीर हल्द्वानी की है, जहां वोटिंग को लेकर बुजुर्गों में भी जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। देहरादून में उत्तराखंड की चीफ इलेक्शन कमिश्नर राधा रतूड़ी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और लोगों को जागरूक किया। आमतौर पर साधु संत शहरी भीड़भाड़ से दूर रहकर भजन पूजन करते नजर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में संत समाज सड़क पर ही धुनी रमाए बैठे हैं। मांग है शिवराज सरकार से, इसलिए सड़क से आवाज उठाई जा रही है। आप भी देखिए संतों साधु का ये अनोखा विरोध। बीच सड़क पर ही धुनी रमा दी और बैठकर हवन पूजन शुरू कर दिया और हवन की आग में भड़क रहा है विरोध। ये संत नाराज हैं, इसलिए सड़क पर बैठे हैं। सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अपने ही अंदाज में। ललाट पर भस्म, गले में कंठी माला और बीच सड़क पर ही मंत्रोच्चार। आमतौर पर ये संत कुंभ के मेले में नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल भोपाल की सड़क इनका ठिकाना है। तकलीफ धार्मिक स्थलों के सरकारीकरण की है और मांग मंदिर की जमीन पर गौशाला बनाने की कर रहे हैं। सब मठों को स्वयं सेवा देखना चाहिए, धर्म के आड़ है। संतों के इस विरोध के बाद सरकार भी हरकत में है। फौरन उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है और संत भी सरकार के कदम से फिलहाल आश्वस्त नजर आ रहे हैं। हम संत हैं, हम पुजारी हैं, हमारा कर्तव्य है कि हम आश्वासन को भी ध्यान में रखना।
हमारा काम है, हम साधु हैं, हम निर्मल जल होता है, हमारा निर्मल स्वभाव होता है, हम पुजारियों का निर्मल स्वभाव होता है, हम क्रूर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग आशा पे ही टिकते हैं। मंदिर के रखरखाव और दूसरी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शिवराज सरकार ने मठ और मंदिरों के प्रबंधन की जिम्मेदारी जिले के कलेक्टरों को सौंपी। लेकिन साधु संतों को लग रहा है कि सरकार बेवजह मंदिरों का सरकारीकरण कर रही है। यही वजह है कि वो विधेयक को फौरन निरस्त करने की जिद पर अड़े हैं। भोपाल से नीरज श्रीवास्तव के साथ टीम न्यूज नेशन। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार आज शशिकला ने सरेंडर कर दिया। शशिकला नटराजन ने बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट जेल में सरेंडर किया। जेल जाने से पहले शशिकला ने बाकायदा रोड शो भी किया और जयललिता की समाधि पर भी गई। शशिकला फिलहाल जेल में है, लेकिन तमिलनाडु का सियासी तमाशा अभी चल ही रहा है। तमिलनाडु में सियासी ड्रामा जारी है। सुप्रीम फटकार के बावजूद चिन्नम्मा पूरे लाव लश्कर के साथ सरेंडर करने निकली। तकरीबन 6 घंटे तक चले रोड शो जैसे तमाशे के बाद शशिकला ने सरेंडर कर ही दिया। आखिरकार बेंगलुरु पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। शशिकला को आय से अधिक संपत्ति केस में 4 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही 10 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले सरेंडर के लिए पोयस गार्डन से निकलने के बाद शशिकला जयललिता की समाधि पर पहुंची। इस मौके पर वो भावुक नजर आईं। मेरे पीछे शशिकला का कार निकल चुका है, शशिकला का कॉन्वॉय निकल चुका है पोयस गार्डन से। उनके समर्थक के साथ वे निकल रही है। शशिकला और उनके साथ अकम्पनी कर रही हैं इलावरसी, जो उनकी रिलेटिव हैं, उनके साथ आप देख रहे हैं ये है शशिकला। ये शशिकला है जो जा रही हैं बेंगलुरु के लिए जा रही हैं। उनको कन्विक्ट कर दिया गया है एसेट्स केस में। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में सरकार बनाने के लिए भी रेस तेज हो गई है। कार्यवाहक सीएम पनीर सेल्वम और AIADM के विधायक दल के नेता चुने गए पलनीसामी विधायकों की लामबंदी में लगे हुए हैं। पलनीसामी गुट रिसोर्ट में रुके हुए विधायकों पर नजर बनाए हुए है, तो वहीं पन्नीर सेल्वम गुट विधायकों की सेंधमारी में लगा है। अब नजरें राजभवन पर हैं। जानकारों के मुताबिक सियासी गतिरोध दूर करने के लिए राज्यपाल के सामने 4 विकल्प हो सकते हैं। पहले विकल्प में राज्यपाल सीएम पद के 2 दावेदारों को देखते हुए विधानसभा में एक साथ शक्ति परीक्षण करा सकते हैं। साल 1998 में सुप्रीम कोर्ट के फरमान पर उत्तर प्रदेश विधानसभा में शक्ति परीक्षण ऐसे ही कराया गया था। दूसरे विकल्प के तौर पर गवर्नर पनीर सेल्वम को सीएम बने रहने देते हुए उन्हें बहुमत साबित करने का मौका दे सकते हैं। वहीं तीसरे विकल्प में पलनीसामी को सीएम पद की शपथ दिलाकर बहुमत साबित करने के लिए कहा जा सकता है। जबकि चौथा विकल्प विधानसभा को सस्पेंड एनिमेशन में रखते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का भी हो सकता है। तमिलनाडु की सियासत किस करवट बैठती है कहना मुश्किल है। जाहिर है न केवल सूबे के लोगों की बल्कि पूरे देश की निगाहें फिलहाल राजभवन पर टिकी हैं। श्री प्रपंच, न्यूज नेशन, चेन्नई। और अब शुरू होने जा रहा आरजेडी के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का तिहाड़वास। दरअसल सुप्रीम झटका लगा है शहाबुद्दीन को और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर शहाबुद्दीन को अब बिहार के सिवान जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऐसा क्यों हुआ है, जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। अब सीवान जेल से नहीं चलेगी बाहुबली शहाबुद्दीन की हेकड़ी। अब जेल के भीतर नहीं दिखेगा शहाबुद्दीन का जलवा। बिहार के बाहुबली नेता शहाबुद्दीन भले ही जेल में हो तो क्या हुआ, लेकिन ये सब जानते हैं कि जेल में किस तरह उनका खौफ बोलता है। कई बार पुलिस को जेल के भीतर से मोबाइल तक मिल चुके हैं, लेकिन अब शहाबुद्दीन की मुश्किलें सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ा दी हैं। आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन अब दिल्ली की तिहाड़ जेल में नजर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शहाबुद्दीन को 1 हफ्ते के अंदर बिहार की सिवान जेल से तिहाड़ जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में ये कहा है कि जिस तरह से मिस्टर शहाबुद्दीन का कंडक्ट रहा है पहले से, और उसको देखते हुए ये कहना मुश्किल है कि न्याय हो पाएगा। और साथ साथ ये भी ऑब्जर्व किया है कि न्याय का जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ मुलजिम को ही नहीं उपलब्ध है, ये विक्टिम को भी उपलब्ध होता है। सुप्रीम कोर्ट ने तेजाब कांड में अपने बच्चों को खोने वाले चंदा बाबू और दिवंगत पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा रंजन की याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया है। दोनों की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि शहाबुद्दीन के सिवान जेल में रहने से उनकी जान को खतरा है। इतना बढ़िया आया, ये तो प्रसन्नता की आंसू हमारे आंखों में आ गई है कि हमारे प्रति मैंने सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है यह बहुत बढ़िया न्याय है, सबके हक में अच्छा है।
शहाबुद्दीन के खिलाफ इस वक्त 45 मामले लंबित हैं। इनमें से 9 मामले हत्या के हैं। इसके अलावा 10 मामलों में उसे दोषी करार दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शहाबुद्दीन के खिलाफ लंबित सभी मुकदमों में उसकी पेशी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी के अधिकार से कहीं ज्यादा पीड़ित और समाज का हित महत्वपूर्ण है और ट्रायल स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो सके, ये सुनिश्चित करना इस अदालत की जिम्मेदारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन के लिए। तो ये थी देश और दुनिया की हर खबर और पहलू के साथ नेशन न्यूज में।